जय हिंद क्लास। आज हम अपनी न्यू क्लास शुरू करते हैं जो कि हमारी प्राचीन भारत के कुछ अभिलेख हैं उसके बारे में है। तो आज की क्लास हमारी मिसलेनियस क्लास है और पिछले एक हफ्ते से जो हम अपनी वीडियो नहीं डाल पा रहे थे उसका कारण था कि हमारे कॉलेज में पेपर चल रहा है, तो पेपर के बिज़ी होने के चक्कर में हम अपनी नई क्लास नहीं शुरू कर पा रहे थे। तो आज से हमारी क्लास कॉन्टीन्यूस मिलेगी। आज हमारी मिसलेनियस क्लास और कल से जो क्लास मिलेगी वो पुराने टॉपिक से मिलेगी, जो हमारा नब्बे साल काल रह गया था उससे शुरू होगी। तो चलिए आज की हमारी जो मिसलेनियस क्लास है वो शुरू करते हैं। जैसे कि पहला हमारा प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख जैसा टॉपिक है आज का, तो इसमें हम जानें कि कौन कौन से प्राचीन काल के अभिलेख थे, वह किसके द्वारा लिखे गए, कौन से शासक द्वारा या किसके द्वारा लिखे गए, कौन उसका रचयिता था, वह उसका विषय क्या था। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से अभिलेख का विषय क्या था। तो चलिए सीधे टू द पॉइंट बात करते हैं। तो चालू करते हैं। तो हमारा पहला है हाथी गुफा अभिलेख। जो हमारा हाथी गुफा अभिलेख है वो खारवेल का है। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल द्वारा लिखा गया और यह हमारा प्रथम अभिलेख माना जाता है, लिखित अभिलेख। तो हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का है और ये खारवेल कौन थे? खारवेल कलिंग शासक थे। तो हाथी गुफा अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया? कलिंग के शासक खारवेल के द्वारा। और इसमें क्या विषय है? खारवेल के समय की घटनाओं के बारे में बताया गया है। तो हाथी गुफा अभिलेख के बाद का विषय क्या है? खारवेल के समय की घटनाओं के बारे में बताया गया और किसके द्वारा लिखा गया? खारवेल। और खारवेल कौन थे? कलिंग शासक थे खारवेल। हमारा दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख। इन दोनों का एक ही नाम है। जूनागढ़ अभिलेख पूछेगा या गिरनार अभिलेख, दोनों एक ही है। और इसके रचयिता कौन है? रुद्रदामन, जो उज्जैन के शासक थे। तो रुद्रदामन कहाँ के शासक थे? एक क्वेश्चन ये बनता है कि रुद्रदामन कहाँ के शासक थे? तो उज्जैन के शासक थे। और ये किस अभिलेख के रचयिताकार हैं? तो जूनागढ़ अभिलेख के या गिरनार अभिलेख के रचयिताकार हैं। तो इसका विषय क्या है? जो रुद्रदामन ने अभिलेख लिखा है, जो जूनागढ़ अभिलेख लिखा, उसका विषय क्या था? तो रुद्रदामन व गिरनार की जो सुदर्शन झील थी उसका वर्णन मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में या गिरनार अभिलेख में। तो इसका मतलब समझ में आएगा कि रुद्रदामन व गिरनार की सुदर्शन झील का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। वह किसके द्वारा लिखी गई? रुद्रदामन। और रुद्रदामन कौन थे? उज्जैन के शासक थे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट अभिलेख है नासिक गुहालेख। जो नासिक गुहालेख कह लीजिए या अभिलेख कह लीजिए, लेख मतलब किसी तामपत लेख पे लिखा गया, गुहा लेख पे लिखा गया, वो सब अभिलेख ही माने जाते हैं। तो नासिक गुहा लेख किसने लिखा है? गौतमी बलश्री ने। तो गौतमी गुहा अभिलेख, वो नासिक गुहा अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? गौतमी बलश्री द्वारा लिखा गया है। और गौतमी बलश्री, इसका विषय क्या था नासिक गुहा लेख का? गौतमी पुत्र सातकर्णी की सैनिक सफलताओं का वर्णन है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की सैनिक सफलताओं का वर्णन किस अभिलेख में दिया गया है? नासिक गुहा लेख में दिया गया है या नासिक अभिलेख में दिया गया है? तो नासिक गुहा लेख किसके द्वारा लिखा गया है? गौतमी बलश्री द्वारा। और नासिक गुहा लेख का विषय क्या है? गौतमी पुत्र सातकर्णी की सैनिक सफलताओं का वर्णन है। सातकर्णी, ये सातवाहन के शासक थे सातकर्णी। तो एक ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, सातकर्णी कहाँ के शासक थे? सातवाहन काल के। तो नाना घाट अभिलेख अगला हमारा इंपॉर्टेंट है। नाना घाट अभिलेख ये किसके द्वारा लिखा गया? नागानिका के द्वारा। जो नागानिका थी उसके द्वारा नाना घाट अभिलेख लिखा गया है। जो सात नागानिका, एक क्वेश्चन यहाँ से पेपर पूछा जाता है कि सातकर्णी प्रथम की पत्नी कौन थी? तो ये नागानिका थी। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखिएगा कि सातकर्णी प्रथम की पत्नी का नाम क्या है? नगानिका है। और नगानिका ने कौन सा अभिलेख लिखा है? तो नाना घाट अभिलेख लिखा है। और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि सातकर्णी प्रथम जो सातवाहन शासक थे उनकी पत्नी का नाम क्या था? नगानिका था। और नगानिका ने कौन सा अभिलेख लिखा है? नाना घाट अभिलेख लिखा है। तो चलिए हमारा अगला है प्रयाग स्तंभ लेख। तो प्रयाग स्तंभ लेख किसके द्वारा लिखा गया? समुद्रगुप्त के द्वारा। और समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। तो प्रयाग स्तंभ लेख में इसके रचयिताकार कौन है? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किसमें दिया गया है? प्रयाग स्तंभ लेख में। और प्रयाग स्तंभ लेख किस प्रकार की शैली का था? चंपू शैली। चंपू शैली क्या होती है? जो गद्य व पद होता है, जो हमारा हिंदी का गद्य व पद होता है, उसका मतलब होता है चंपू।
गद्य व पद, मतलब गद्य और पद शैली में जो लिखा गया अभिलेख कहा जाता है उसे चंपू शैली कहा जाता है। गद्य व पद में जो चीज़ लिखी जाती है उसे चंपू कहा जाता है, चंपू शैली या चंपू अभिलेख कहा जाता है। तो प्रयाग स्तंभ लेख किसका है? समुद्रगुप्त का। इसमें किसके विषय के बारे में जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है। और ये प्रयाग स्तंभ लेख चंपू शैली में लिखा गया अभिलेख है। तो ये क्वेश्चन ये भी याद रखिए, चंपू शैली में कौन सा अभिलेख लिखा गया, डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो प्रयाग स्तंभ लेख लिखा गया है। और चंपू शैली क्या होती है? जब गद्य व पद में लिखी गई शैली को चंपू शैली कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। हमारा अगला अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। ये किसने लिखा है? यशोधर्मन ने लिखा है। ये मालव नरेश थे। तो मंदसौर अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया? यशोधर्मन द्वारा लिखा गया। और यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों की जानकारी किस अभिलेख द्वारा मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख द्वारा मिलती है। तो चलिए हमारे जो आगे जो अभिलेख बचे हैं वो देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जो हमारे अभिलेख बाकी थे वो भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। तो जो हमारा ऐहोल अभिलेख है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो पुलकेशिन सेकंड के द्वारा ऐहोल अभिलेख लिखा गया है। तो पुलकेशिन सेकंड कौन थे? तो वतापी के शासक थे। तो वतापी के शासक कौन थे? पुलकेशिन सेकंड। और इन्होंने कौन सा अभिलेख लिखा है? ऐहोल अभिलेख लिखा है। तो हर्ष व पुलकेशिन के युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ऐहोल अभिलेख में मिलता है। जो हमारा अभी आगे क्लास होंगी वहाँ हर्ष के बारे में पढ़ेंगे, पुलकेशिन के बारे में भी देखेंगे। तो वहाँ एक बार और इसका रिवीजन होएगा, तो अभी याद कर लीजिएगा, तो आगे भी आपको काम आएगा। तो ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया? पुलकेशिन सेकंड के द्वारा। पुलकेशिन सेकंड कहाँ के राजा थे? वतापी के द्वारा था। और ऐहोल अभिलेख में क्या दिया गया है, क्या विषय है, क्या उसके बारे में से क्या जानकारी मिलती है? तो हर्ष व पुलकेशिन सेकंड थे, उनके युद्धों का वर्णन कहाँ मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। जो हर्ष को प्रथम बार किसने हराया था? पुलकेशिन सेकंड ने ही हराया था। एक क्वेश्चन यहाँ से भी ये पूछा जाता है, तो भी याद रखिएगा कि हर्ष को प्रथम बार किसने हराया था? तो पुलकेशिन सेकंड ने हराया था। ग्वालियर अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया? मिहिर भोज। तो मिहिर भोज कौन थे? प्रतिहाल शासक थे। गुज्जर प्रतिहाल शासक मिहिर भोज थे। और इन्होंने कौन सा अभिलेख लिखा है? ग्वालियर अभिलेख लिखा है। तो मिहिर भोज ने कहाँ के शासक थे? गुज्जर प्रतिहाल शासक थे। और कौन सा अभिलेख लिखा है? ग्वालियर अभिलेख लिखा है। गुज्जर प्रतिहाल शासकों की जानकारी, जो गुज्जर प्रतिहाल शासकों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। और ग्वालियर अभिलेख किसने लिखा है? मिहिर भोज ने लिखा है। अगला हमारा जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया? स्कंदगुप्त के द्वारा। तो ये भी गुप्त काल के थे। तो जूनागढ़ अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया? स्कंदगुप्त के द्वारा। और स्कंदगुप्त का प्रथम अभिलेख, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि स्कंदगुप्त का प्रथम अभिलेख या सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख, तो महत्वपूर्ण और प्रथम अभिलेख स्कंदगुप्त का कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख है। तो क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि स्कंदगुप्त का प्रथम अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। इसमें हुड़ों को पराजित करने, जो हुड़ थे उनको पराजित किया था किसने? स्कंदगुप्त ने। और सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करने का वर्णन है। तो जूनागढ़ अभिलेख में क्या क्या दिया गया है? स्कंदगुप्त का प्रथम अभिलेख हो गया ये, तो स्कंदगुप्त के द्वारा लिखित है। हुड़ों को पराजित किया था उसके बारे में भी जूनागढ़ अभिलेख में दिया गया। वह सुदर्शन झील के पुनः निर्माण का भी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। इसके बाद हमारा भीतरी स्तंभ लेख। तो भीतरी स्तंभ लेख भी स्कंदगुप्त द्वारा ही लिखा गया है। तो भीतरी स्तंभ लेख किसके द्वारा लिखा गया है? स्कंदगुप्त द्वारा। पुष्यमित्रों एवं हुड़ों के साथ युद्धों का वर्णन है। जब स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों एवं हुड़ों के साथ एक साथ युद्ध किया था, उसका वर्णन कहाँ मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। उसके बाद हमारा उत्तर मेरूर अभिलेख, ये परान्तक प्रथम का है। ये चोल शासक थे। परान्तक प्रथम कौन से शासक थे? चोल शासक थे। और इन्होंने कौन सा अभिलेख लिखा? उत्तर मेरूर अभिलेख लिखा है। इसमें जो 1919 ईस्वी व 1921 ईस्वी के चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी किस अभिलेख द्वारा मिलती है? तो उत्तर मेरूर अभिलेख द्वारा। और ये किसने लिखा है? परान्तक प्रथम ने लिखा है। और परान्तक प्रथम कहाँ के शासक थे? तो चोल शासक थे। अगला हमारा महरौली स्तंभ लेख या महरौली अभिलेख, ये चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा लिखा गया है।
तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे हमारे, उन्होंने कौन सा अभिलेख लिखा है? महरौली स्तंभ महरौली अभिलेख लिखा है, महरौली स्तंभ लेख लिखा है। और चंद्रगुप्त किस शासक, कौन से शासक थे? गुप्त शासक थे। चंद्रगुप्त सेकंड की सैनिक विजयों का उल्लेख कहाँ से मिलता है? सैनिक विजयों की जानकारी कहाँ से मिलती है? महरौली स्तंभ लेख से मिलती है। तो महरौली स्तंभ लेख किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। और महरौली स्तंभ लेख से क्या प्राप्त होता है? कौन से विषय की जानकारी प्राप्त होती है? तो चंद्रगुप्त सेकंड की सैनिक विजयों की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट है अयोध्या अभिलेख। यह धनदेव द्वारा लिखा गया है। तो धनदेव कौन थे? पुष्यमित्र जो शुंग थे, पुष्यमित्र शुंग, उनके जो अयोध्या के राज्यपाल थे वो कौन थे? धनदेव थे। तो क्वेश्चन एक बार ये पूछ लेगा कि पुष्यमित्र शुंग के अयोध्या के राज्यपाल कौन थे? तो धनदेव थे। तो क्वेश्चन ये सीधे याद रखिएगा कि धनदेव, पुष्यमित्र शुंग के अयोध्या के राज्यपाल कौन थे? धनदेव थे। जैसे प्रदेशों के राज्यपाल बनाए जाते हैं वैसे पहले भी राज्यों के जो राज्यपाल बनाए जाते थे। तो पुष्यमित्र शुंग के अयोध्या के राज्यपाल कौन थे? धनदेव थे। और अयोध्या लेख किसने लिखा है? धनदेव ने लिखा है। और इसके बाद अयोध्या अभिलेख में किस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञों का वर्णन किया गया है। जो पुष्यमित्र शुंग थे उनके द्वारा जो 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे उसका वर्णन हमें अयोध्या अभिलेख में मिलता है। और अयोध्या अभिलेख किसका है? धनदेव का। और धनदेव कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के अयोध्या के राज्यपाल थे। तो एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा। चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, जो हमारी मिसलेनियस क्लास होती है। और कल से हम अपना जो टॉपिक बचा था नवपाषाण काल, उसके बारे में शुरू करते हैं। फिर उन तीनों के जो पुराण, मध्य और नवपाषाण काल के जो क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं वो भी यहीं आपको करवा दिए जाएंगे। तो जैसे जो हमने नहीं पढ़ा है वो क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं वो भी वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो कल मिलते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ। आज के लिए जय हिंद।